तो दोस्तों 18 क्वेश्चन पे थे हम। निम्नलिखित रिपोर्टर सूचकांक को उन्हें प्रकाशित करने वाले संगठनों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच पे होता है। लैंगिक समानता सूचकांक यूनेस्को देखता है और विश्व महिला रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त होते हैं। और लिंग समानता सूचकांक और 4 आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाग यूनेस्को देखता है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा दोस्तों। ये आप गलत मत सोचना, ये बी और डी दोनों सेम आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लिए 1981-82 और 1991-93 में 2 अवसरों पर उभरते भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करने के लिए IMF क्रेडिट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, भारत का बाह्य ऋण उसके आंतरिक ऋण से अधिक है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आंसर आ जाएगा आपका सिर्फ ए। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? तो कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD ये विश्व बैंक का हिस्सा है। ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा ये नहीं है। ठीक है, ये भी है, सॉरी, यही 2 हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ते हैं केसर का कटोरा परियोजना। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के तहत उत्तर पूर्वी और प्रौद्योगिक अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र NECTAR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में समान गुणवत्ता और उच्च मात्रा में केसर उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए मुख्य परियोजना का समर्थन करता है। तो केसर का कटोरा परियोजना सिर्फ ऑप्शन ए से संबंधित है। इस परियोजना के तहत उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिक अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। खालिस्तान की आयु में हर्षवर्धन ने खालिस्तान ईस्वी में थानेश्वर का सिंहासन संभाला था। 16 वर्ष की आयु में, कितने के वर्ष की? 16 वर्ष की आयु में। और 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन संभाला था हर्षवर्धन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक, परपोषी और स्वपोषी जीवों के एक बड़े विविध समूह का गठन करते हैं। क्या ये करते हैं गठन? नहीं करते हैं गठन। कवक केवल आर्द्र स्थानों में उगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उगते हैं। कवक के कारण मानव में मस्तिष्क ज्वर हो सकता है। हाँ, ये है ऑप्शन नंबर आ जाता है आपका सी, जो कि यहाँ पे है सी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLAT का गठन भारतीय दिवाली और शोधन अक्षमताओं सहित 2016 IBC के तहत किया गया है। NCLAT की प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के खिलाफ अपील को सुनने और मामले का निपटारा करने के लिए अपील न्यायाधिकरण है। हाँ, ये है। NCLAT प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के खिलाफ अपील सुनने और मामलों को निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। हाँ है। और ये क्या है? राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण का गठन भारतीय दिवाली एवं शोधन अक्षमताओं सहित 2016 IBC के तहत किया गया। नहीं, ये उस समय नहीं किया गया। तो आप बताओ मुझे ये किस समय किया गया? ठीक है ना। इसकी अध्यक्ष नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा होती है। नहीं, ये नहीं होती उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी बताओ मुझे। ठीक है ना, कमेंट में बताइए इनकी नियुक्ति कौन करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा समुद्री संगठन IMO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजरानी उद्योग
को संतोषजनक और प्रभावी बनाने हेतु एक नियमित रूपरेखा तैयार करी। अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी IMO ने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने क्या जहाज रानी उद्योग ने करी? नहीं। रूपरेखा तैयार करी? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत एवं लागू की जाएगी? नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। IMO द्वारा जहाज़ों से होने वाली समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये होगा समुद्री प्रदूषण को रोकना, तो IMO का कार्य हो जाता है। ठीक है ना, मतलब दिशा निर्देश जारी कर दिया। और इसमें है अंतर्राष्ट्रीय जल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नौवहन जैसे कि देयता या क्षतिपूर्ति मामलों से संबंधित कानूनी मुद्दे जिनेवा कन्वेंशन 1949 के अनुसार हल किए जाते हैं? नहीं किए जाते। ठीक है, चलिए अब 26वां क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन से, आर्द्रभूमि के संरक्षण से नहीं है, जैविक विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी साधन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य दलों की प्रतिबद्धता है? बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क किसी के ओनली विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता को परिवर्तन करने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चल निधि तरलता समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राजकोषीय नीति साधन उपकरण है जो बैंकों को पूर्ण खरीद समझौते के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है? तो नहीं देता है। यह आर्थिक अस्थिरता के दौरान किसी भी अल्पकालिक नकदी के बहाव को नियंत्रित एवं नियमित करने में बैंकों की सहायता करता है। हाँ, ये काम करता है। अस्थिरता के दौरान आर्थिक अस्थिरता के दौरान किसी भी अल्पिक नकदी बहाव को नियंत्रित करता है। अल्पिक नकदी बहाव को नियंत्रित करने में बैंकों की सहायता करता है। क्या? चल निधि तरलता। ठीक है ना, चल निधि तरलता किसके? नकदी को, तरलता तो वैसे भी नकदी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष कर का भुगतान किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे निकाय को किया जाता है? बिल्कुल सही, सीधे निकाय को ही किया जाता है। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, तो हाँ, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर ही है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है? तो भूमध्य सागर के साथ कौन सा देश साझा करता है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, तीनों ही करते हैं भूमध्य सागर। मैप जरूर देखिएगा दोस्तों, मैप देखना जरूरी है। निम्नलिखित सुमेलित पर विचार कीजिए। गैलीलियो रूस से था? नहीं। अर्धजैनित सैटेलाइट सिस्टम यूके ने किया? नहीं किया। बेदोई चीन का है? हाँ बिल्कुल, ये बेदोई चीन का है। ग्लोनास यूरोप का है? नहीं है। ठीक है। चलिए 31 नंबर, केरल सरकार द्वारा हाल ही में नमत बसाई गूगल द्वारा नवलेखा नाम की पहल का उद्देश्य क्या है? स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना है। नमत बसाई गूगल द्वारा नवलेखा नाम की पहले का उद्देश्य क्या है? पहल का उद्देश्य क्या है? नवलेखा क्या है? स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना है। ठीक है। मात्र स्वास्थ्य का सुधार के लिए नहीं है, फेक न्यूज़ पर लगाम के लिए नहीं है, सोशल मीडिया पर रेगुलेट करने के लिए नहीं है। नमत बसाई नवलेखा नाम की पहल का उद्देश्य क्या है? ये किसके लिए है? अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी और हिंदी प्रशासनिक उद्देश्य के साथ साथ उच्च शिक्षा की प्रयोजना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र भाषा थी। भारतीय संविधान ने 1950 में देवनागरी लिपि में हिंदी के संघ के आधिकारिक भाषा घोषित किया। तो हाँ, ये देवनागरी को हिंदी की संघ का आधिकारिक भाषा 1950 में ही किया। ठीक है ना। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। नाबार्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं
को पुनर्वित्त प्रदान करता है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ पीछे क्या है। 31 नहीं 32 नंबर, 32 नंबर क्या है, 32 नंबर का हो जाता है बी, एकदम सही आंसर। नाबार्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार के वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नाबार्ड करता है, ठीक है। वाणिज्य बैंक को नहीं करता है, राज्य सरकारी बैंक और भूमि विकास बैंक को नहीं करता है, और गैर बैंकिंग वित्तीय को नहीं करता है, ठीक है। अब चलिए, नहीं, नाबार्ड किसको किसको करता है? तो ये सभी को करता है, सॉरी दोस्तों, उपरोक्त सभी को करता है। वाणिज्य बैंकों को करता है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को करता है। मैं भी कंफ्यूज था ये क्यों नहीं करता, ये तो सारे को कम करता है। राज्य सरकारी बैंकों और भूमि विकास बैंक को भी करता है नाबार्ड, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी करती है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य है। क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य है? हाँ बिल्कुल है। यह मध्यम आय और विश्वसनीय साख वाले निर्धन देशों को सहायता करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत मिलान है? पटाखे उद्योग में काम करने वाले एक 9 साल का बच्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये शोषण के विरुद्ध इसका तो अधिकार है। आर्टिकल 24 के तहत ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अब दूसरे राज्यों में प्रवासियों को अपने राज्य में आने से रोकना सार्वजनिक रोजगार का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं। यदि सरकार के अखबार का अनुचित तरीके से रोकती है तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, बिल्कुल है। उपरोक्त सभी सही मिलान है, तो ऐसा नहीं है। चलिए अब पढ़ते हम कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट मिशन 1946 को सिफारिश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनमत संग्रह के आधार पर भारत का 2 देशों के रूप में विभाजन हुआ, बिल्कुल जनमत संग्रह के आधार पर ही हुआ 1946 में, ठीक है। राष्ट्रमंडल का त्याग करने के लिए भारतीय अधिकारों की मान्यता नहीं, ये नहीं है। राज्यों की अधिक स्वायत्तता के साथ केंद्र सरकार और इसकी विधायिका के पास सीमित शक्तियाँ थी, नहीं थी। 37 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। हाँ, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा ही जारी की जाती है। और अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। यह वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों की मात्रा निर्धारित करता है और वैश्विक वित्तीय बैंक की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंक के नीति निर्माताओं एवं अन्य लोगों को सिफारिशें भी जारी करता है, तो नहीं करता है। यह बैंकों की निगरानी नहीं करता है, और ये कमजोरियों की मात्रा को निर्धारित करता है, नहीं करता। वित्तीय प्रणाली की कमजोरी को निर्धारित नहीं करता। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद भारतीय राज्यों में निवास नियुक्त किए थे। राज्य की सहायक गठबंधन के तहत सैन्य दल की इकाइयों के प्रमुख नहीं। राज्यों में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक प्रतिनिधि, हाँ ये किया था। राज्यों की कंपनी और राजनीतिक और वाणिज्य, ये 1773 में किया था उन्होंने, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये रियासतों के प्रतिनिधि मूल निवासी जो ब्रिटिश विधान परिषद का भी हिस्से थे, नहीं थे। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर जिन्होंने राज्यों को नियंत्रित किया, पूर्व गवर्नर जिन्होंने राज्यों को नियंत्रित किया, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विभिन्न प्रकार के बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पक्षाभ मेघों का निर्माण कम ऊंचाई पर होता है, क्या ये सही है? नहीं। स्तरीय मेघ सामान्य
या तो ऊष्मा के हांस या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो हाँ, स्तरी मेघ सामान्यतः या तो ऊष्मा का हांस या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। बिल्कुल सही। वर्षा मेघ सूर्य की किरणों के लिए अत्यधिक अपारदर्शी होते हैं। बिल्कुल सही। वर्षा मेघ सूर्य की किरणों के लिए अत्यधिक अपारदर्शी होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1967 में बम्बई में हुई थी। हाँ, तो बिल्कुल सही हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना था। नहीं, ये नहीं था प्राथमिक। इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। हाँ, तो ये एकदम सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF निम्नलिखित में से किसके प्रोत्साहन हेतु कार्य करता है? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, या फिर संपूर्ण विश्व में गरीबी कम करना। तो ये चारों को देती है IMF। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और संपूर्ण गरीबी कम करना। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है? विदेशी मुद्रा अस्थियाँ शामिल है। बिल्कुल शामिल है। स्वर्ण शामिल है विदेशी मुद्रा भंडार में। विशेष आरोहण अधिकार SDRS बिल्कुल शामिल है। IMF में आरक्षित स्थिति है। बिल्कुल है। चलिए, अहमदसर झील स्थित है। तो अहमदसर झील गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद के पास में। ठीक है। भारत में संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से किसे अधिकार प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय को। भारत के संविधान के अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो उच्चतम न्यायालय ही है। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बाद है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋण पुनर्वित्त का तात्पर्य ऋण चुकाने के लिए अक्सर पिछली शर्तों की तुलना में बेहतर शर्तों पर एक नया अनुबंध शुरू करने से सही है। बिल्कुल सही है। ये ऋण पुनर्वित्त का तात्पर्य ऋण चुकाने के लिए अक्सर पिछली शर्तों की तुलना में बेहतर शर्तों पर एक नया अनुबंध शुरू करने से है। ठीक है। ऋण पुनर्गठन तब लिया जाता है जब देनदारों को भुगतान न कर पाने होने का जोखिम हो तथा वे मौजूद अनुबंध को बदलने के लिए समझौता कर रहे हों। तो हाँ, ये है। पुनर्गठन तब किया जाता है, ऋण पुनर्गठन कब किया जाता है? जब देनदारों को भुगतान ना कर पाने होने की जोखिम होता है। ठीक है ना, जोखिम होता है। ये मौजूदा अनुबंध के बदलने के लिए समझौता कर रहे होते हैं। तो ठीक है ना, मौजूदा अनुबंध को बदलने के लिए समझौता कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं देने वाले होते हैं। तो अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कोरियालिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कोरियालिस बल क्या है? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल के रूप में जाना जाता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है। यह पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उनकी मूल दिशा से दाईं और व दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित डिफ्लेक्ट करता है। हाँ, तो बिल्कुल ये कर देता है, विक्षेपित कर देता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम तथा विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। हाँ, बिल्कुल सही, ये विषुवत वृत्त पर नहीं होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में उनकी मूल दिशा को दाईं व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं कर देता है। दाईं और बाईं क्यों होता है? कोरियोलिस बल की वजह से होता है। ठीक है ना।
और यह दाब प्रवणता पर लंबवत कार्य करता है। बिल्कुल करता है, यह दाब प्रवणता पर लंबवत कार्य करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघवाद की विशेषताओं के निकटतम है? तो राज्यों का अपना स्वतंत्र कामकाज है और केंद्र कभी भी उनके प्रशासन में शामिल नहीं हो सकती। ये बिल्कुल नहीं है, शामिल हो सकती है और वो स्वतंत्र रूप से हर एक काम नहीं कर सकती, कुछ काम कर सकती है। निम्नलिखित संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता के संघर्ष से बचने के लिए कानून का अच्छी तरह से सीमांकन किया गया हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान की सुरक्षित करता है कि लिखित संविधान यह सुरक्षित करता है कि सत्ता के संघर्ष से बचने के लिए कानून का अच्छी तरह से सीमांकन किया गया। नहीं, अगर सत्ता को संघर्ष से बचाने के लिए कानून का अच्छी तरह सीमांकन नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य मिलकर उन विशेष सूचियों पर कार्य करते हैं जिन पर प्रत्येक क्रमशः कानून बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये कितने हैं? राज्य सूची में कितने हैं और केंद्र सूची में कितने हैं, और केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर कितने हैं बताना। राज्य संघीय सरकार का केवल प्रतिनिधित्व होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48, ये देखिए क्या पढ़ते हैं हम। तो हम 38 पे थे। निम्नलिखित में से कौन से देश नॉर्दर्न ट्रायंगल का गठन करते हैं? एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, होंडुरास, तीनों करते हैं नॉर्दर्न ट्रायंगल का। ये देखो आपका मैप से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो मैप ज़रूरी है। 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं अभी तक मैप से। तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ प्राथमिक क्षेत्र में ऋण के अंतर्गत आती है? तो कौन कौन सी आती है? निर्यात ऋण ये भी आती है, नवकरणीय ऊर्जा ये भी आती है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ये भी आती है। तो तीनों आती है। ठीक है। लॉरेटियन प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉरेंटियन, ये लॉरेंशियन है। लॉरेंटियन जलवायु ब्रिटिश तुल्य जलवायु एवं टैगा जलवायु के मध्य की स्थिति होती है। ठीक है ना, ये टैगा और ब्रिटिश तुल्य जलवायु एवं टैगा जलवायु के मध्य होती है। यह जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 51 पे। पुनः सार्वजन सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे गणेश वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया था। इसने सरकार और भारत के लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। बिल्कुल सही, सिर्फ ये वाला है, 1970 में हुआ था ये। ठीक है ना। इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत का वकालत की नहीं। पुनः सर्वजन, अब ये देखिए, कोलम जनजाति निम्नलिखित में से किन राज्यों में निवास करती है? तो महाराष्ट्र में करती है, आंध्र प्रदेश में करती है, छत्तीसगढ़ में करती है, मध्य प्रदेश में करती है। तो चारों में करती है। ठीक है। अभी पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है? तो अधिनियम 1892 ने किया है। ठीक है, 1892 ने किया है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेता हूँ, ये कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा, तो मैं देख लेता हूँ। 53 का आंसर आ जाता है आपका डी। बिल्कुल सही, 1892। ये 1992 होना चाहिए लगता है मुझे, अगर 1892 ही। चलिए, भारत में मैनुअल स्क्वेंजिंग पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित नहीं करता? मैनुअल स्क्वेंजिंग पर संविधान का अनुच्छेद 17, या नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, या मानव अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1993, या 10वीं अनुसूची। मैनुअल स्क्वेंजिंग ये अनुसूची 10वीं कहता है। मैनुअल स्क्वेंजिंग। ठीक है। 55 क्वेश्चन नंबर क्या है? 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरीकों से हरित वित्त ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो किसी जैसे देश के
नियामक ढांचे में परिवर्तन के माध्यम से हरित बॉन्ड के उपयोग को बढ़ावा देने से, क्लाइमेट स्मार्ट ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से, तीनों से दिया जा सकता है। किससे? हरित ग्रीन फाइनेंसिंग, किससे? देसी नियामक ढांचे के परिवर्तन के माध्यम से, हरित बॉन्ड का उपयोग को बढ़ावा देने से, क्लाइमेट स्मार्ट ब्लू इकोनॉमिक के माध्यम से। ठीक है। ठाकुरानी जात्रा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये ओडिशा में मनाई जाती है, बिल्कुल सही, ये ओडिशा में मनाई जाती है। यह उत्सव मुख्य रूप से बुनकर कबीलों के बीच मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 1857, ये 57 क्वेश्चन नंबर है। 1859 का नील या ब्लू विद्रोह किसके कारण हुआ था? तो हर्ष एग्री आर्थिक परिस्थितियों के ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा रखा गया था। ठीक है। यह नील का अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट जिसके परिणाम से बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या हुई। नहीं, ये वाला नहीं है। ये नील की खेती करने वाले को ब्रिटिश बागान मालिक से कोई ऋण और समर्थन नहीं मिला। ये वाला भी नहीं है। ब्रिटिश औद्योगिक परियोजना द्वारा खेती योग्य नील भूमि का अधिग्रहण। ये भी नहीं है। सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो ये 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो किसके लिए है? बृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो उसके लिए है। कोरियालिस बल की उपस्थिति और ऊर्ध्वाधर पतन की गति में कम अंतर, ये पहले से मौजूद मजबूत निम्न दाब क्षेत्र। तो ये चारों हो जाते हैं, 1 2 3 4, ये चारों हो जाते हैं। ये समुद्री उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति में विकास, तो बृहद समुद्री जहाँ 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियालिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर। ठीक है। पहले से मौजूद मजबूत निम्न दाब क्षेत्र, ये चारों चीज़ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में विकास के लिए अनुकूल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रकार की जलवायु पूरी तरह से महाद्वीपों के पश्चिम भाग भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण के बीच तक सीमित होती है। इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण पवन पट्टियों को स्थानांतरण है। इस जलवायु को सबसे विकसित रूप मध्य चिली में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु की पहचान कीजिए। भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु है। ये उत्तर में 30 डिग्री और 45 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है, तो ये हो जाता है भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी गर्म स्थानीय पवनें हैं? तो गर्म स्थानीय पवनें कौन सी है? तो ऑप्शन ए का जाता है चिनूक पवनी, फोहेन पवनी या सिरोको या बोरो। तो 1 2 3 हो जाता है, चिनूक हो जाता है और फिर हो जाता है इधर क्या है फोहेन और सिरोको हो जाता है, बोरो नहीं होता है। ठीक है ना, सिर्फ बोरो नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को राज्यसभा में प्रश्नकाल के लिए स्लॉट किया जाता है तो नहीं किया जाता है। ये प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को राज्यसभा के प्रश्नकाल के लिए स्लॉट किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। तारांकित प्रश्न वह है जिसमें लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तारांकित प्रश्न ये भी नहीं है। ठीक है, ना तो 1 ना ही 2। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी कौन से हैं? उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों
में पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के वित्त पोषण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और कैनरा बैंक संयुक्त उपक्रम है। उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी है, ठीक है ना, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। तो ये कौन कौन से हैं? प्रमुख शैक्षणिक संस्थान पूंजीगत परिसंपत्तियां के निर्माण का वित्त पोषण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कैनरा बैंक का संयुक्त उपक्रम, ठीक है ना, ये दोनों हैं उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। और ये सार्वजनिक उपक्रम तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ CSR के माध्यम से धन जुटाएगा। बिल्कुल यही सार्वजनिक उपक्रमों को कॉर्पोरेट क्षेत्र के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से धन जुटाएगा, जिसका प्रयोग अनुदान के रूप में इन संस्थानों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसके लिए किया जाएगा। और यह सभी केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थान इस एजेंसी के सदस्य के रूप में शामिल होने हेतु पात्र होंगे। बिल्कुल सही, ये वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थान इस एजेंसी के सदस्य के रूप में शामिल होने हेतु पात्र होंगे, बिल्कुल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा से विकल्प आर्य समाज के विभाजन के संबंध में सही है? तो कौन कौन सा है? यह 1893 में हुआ था, आर्य समाज का विभाजन। यह विधवा पूर्ण विवाह की वैदिक पवित्रता और इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के मुद्दे पर था, तो ये नहीं था। यह मांस खाने के सवाल पर था, बिल्कुल सही, यह मांस खाने के सवाल पर ही था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो प्लासी की लड़ाई, यह नवाब की पराजय के मुख्य कारणों में से एक यह था कि सिराजुद्दौला के कमांडरों में से एक मीर कासिम के नेतृत्व की सेना ने कभी युद्ध नहीं किया था। नहीं, ये ऐसा गलत है। बंगाल की बस्तियों और बड़े किलों के निर्माण का ब्रिटिश अभ्यास एक कारण था जिसके कारण यह लड़ाई हुई। हाँ, बिल्कुल सही, ये ब्रिटिश अभ्यास ही था और ये बस्तियां बसाने के लिए और बड़े किले के निर्माण के लिए। प्लासी की लड़ाई प्रसिद्ध हो गई क्योंकि यह भारत में कंपनी की मुख्य विजय थी। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये प्रमुख लड़ाई तो थी जिससे यहाँ उनकी सत्ता बस गई। क्वेश्चन नंबर 66, जनसांख्यिकी लाभांश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकी लाभांश स्वचालित रूप से आर्थिक विकास में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, नहीं होती, ठीक है, ऐसा नहीं होती। और ये क्या कह रहा है इसमें? जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को प्राप्त करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का निर्माण का समर्थन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एल नीनो के संदर्भ में देखिए, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मध्य प्रशांत महासागर को गर्म जलधारा दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है, तो एक एल नीनो कहा जाता है। नहीं, ये नहीं है। दक्षिण दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये नहीं जाना जाता, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना जाता, बिल्कुल नहीं जाना जाता, ठीक है ना। तो इन दोनों में से ना तो एक होगा ना ही दो होगा। समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब यह यूरेशिया में इन्हें स्टेपी कहा जाता है। ये पूर्व की ओर काले सागर से किनारे के अल्ताई पर्वत की तलहटी तक विस्तृत है। बिल्कुल ठीक है। कौन से? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु, समशीतोष्ण। इस प्रकार की जलवायु के घास के मैदान लगभग वृक्ष विहीन होते हैं। ऐसा पूर्वी पवन मिट्टी में स्थित होने के कारण होता है। बिल्कुल सही, नहीं, गलत, समशीतोष्ण ऐसे नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। लोकतंत्र के लिए जरूरी विधेयकों को जवाबदेही, ये भी है, विधायकों को जवाबदेही। सत्ता का पृथक्करण, ये नहीं है, सत्ता का पृथक्करण नहीं है। विकेंद्रीकरण तो शक्ति का है।
ठीक है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। व्यापार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं। सतत विकास लक्ष्य है। अब यहाँ पे बोला गया हमें सतत विकास लक्ष्य SDG के बारे में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। SDG 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली नहीं। SDG 5 लैंगिक समानता 2 बिल्कुल सही। और SDG 13 जलवायु की कार्रवाई बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे भी लगता है कि ये तीनों सही हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा 71 क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन का आ जाता है डी, एकदम सही, तीनों सही। भवंडर क्या है? SDG में 17 होते हैं। 17 गोल को हासिल करने का लक्ष्य होता है। अब इस लक्ष्य को कौन कौन से स्थान पे है, तो ये क्वेश्चन बनता है। भवंडर क्या है? कीप के आकार के बादलों के साथ तेज हवाएं, यही भवंडर है। या इसका आंसर भी देखना पड़ेगा। 71 नहीं, 72 का आंसर ए हो जाता है। देखो 72 का आंसर ए हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही यही है। अब इसमें हम आ जाते हैं 73 क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 73, मूल स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत वस्तुओं के सामरिक बफर बनाए रखने जैसे प्याज, आलू और दालों की व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में वस्तु के अनुवर्ती निर्गमन के माध्यम से मूल्यों की आने वाली अस्थिरता और जमाखोरी को हतोत्साहित किया जा सके। बिल्कुल सही, मूल्य स्थिरीकरण कोष। ठीक है ना, यही है। और ये क्या कह रहे हैं? इस तरह के स्टॉक के निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत फार्म गेट मंडी के किसानों के संग प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल सही, ये बढ़ावा दिया जाता है मूल्य स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है निवार 74, निवार टुकट्टा यस कभी कभी समाचार में उल्लेखित होते हैं। ये कौन है? आगामी चक्रवात है। निवार टुकट्टा यस। अब ये कौन कौन से स्थान पे होते हैं ये भी आपको पता करना होगा। ठीक है ना। चलिए बताइए, म्यांमार में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, कौन सी जगह पे चक्रवात है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75, कि खालिस्तान की पृष्ठभूमि में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। अमेरिका और USSR के बीच शीत युद्ध के प्रतिद्वंदिता के लिए नहीं किया गया था। अफ्रीका देशों के उपनिवेशीकरण के लिए नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब किया गया था? तो ये आज़ादी के बाद ही किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आटाकामा मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। नहीं, ये नहीं है। हम्बोल्ट महासागरीय धारा आटाकामा रेगिस्तान की शुष्कता के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही, यही आंसर है। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसने उरुग्वे दौरों को वार्ता। विश्व व्यापार संगठन उरुग्वे दौरों को वार्ता 1986-94 के परिणाम स्वरूप निर्मित शुल्क और व्यापार के सामान्य समझौता गैट को स्थापित किया है। बिल्कुल सही। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के निगमों को निपटान करता है। बिल्कुल सही। ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जो कि राष्ट्रों के बीच के व्यापार को निगमों को निपटान करता है। ठीक है ना। दोहा विकास एजेंडा का एक मूल उद्देश्य कम से कम विकसित देश में व्यापारिक संबद्धता को सुधार करना है। बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस जलवायु समझौते से इतर मिशन इनोवेशन की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही। पेरिस जलवायु समझौते से इतर मिशन इनोवेशन की घोषणा की गई है। सदस्य स्वच्छ ऊर्जा में सार्वजनिक निवेश को दोगुना करना चाहता है। बिल्कुल सही।
भारत मिशन इनोवेशन MI पहल का सदस्य है? नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष में निम्नलिखित में क्या क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। मुद्रा विदेशी मुद्रा संपत्ति है, एक शामिल है। विशेष आरोहण अधिकार बिल्कुल शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा संपत्ति शामिल है, विशेष आरोहण अधिकार शामिल है और रिजर्व ट्रेंच स्थिति ये शामिल है। विदेशों से लिया गया ऋण नहीं शामिल है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किए जाते हैं? तो कौन से कार्य किए जाते हैं? ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों के लिए मानकों का और लेवल का अनिवार्य करना, ये कहा जाता है। मानक और लेवल ऊर्जा की खपत के लिए कौन करता है? कौन सा कार्य? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। कार्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। वाणिज्य भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता निर्धारित करना, ये बिल्कुल। लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, बिल्कुल। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय साधन विकसित करना, बिल्कुल सही है। चारों किए जाते हैं। ठीक है ना। 21वें, तीव्र रेडियो प्रस्फोट FRB की मेज़बान आकाशगंगा से परमाणु हाइड्रोजन गैस के विवरण का मानचित्र पहली बार किसका उपयोग करके किया जाता है? तो बृहत मटरवेव रेडियो दूरबीन से। किससे? तीव्र रेडियो प्रस्फोट मेजबान आकाशगंगा से परमाणु हाइड्रोजन गैस का विवरण का मानचित्रण पहली बार किसके द्वारा करके किया जाता है? तो बृहत मीटरवेव रेडियो दूरबीन से किया जाता है, GMRT से। 82 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संचार मंत्रालय के तहत डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही किया गया है। DIU दूरसंचार वाणिज्य संचार ग्राहक वरीयता विनियम TSR 2018 की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा, बिल्कुल सही करेगा। ये हो जाता है 83वां। अक्सर अखबार में नंताज और फोर्डो परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। नंताज और फोर्डो ईरान में है या सऊदी में है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो एक बार देख लेते हैं। 83 का क्या आंसर आ जाता है? आंसर आ जाता है 83 का C, सॉरी, ईरान में है। नंजांत और फोर्डो। निम्नलिखित में से कौन से उत्सव है जो भारत में पारंपरिक नए साल के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, कि सजीबू चिरोबा मनाया जाता है और एओलिंग। तो कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो तीनों मनाए जाते हैं, गुड़ी पाड़वा और सिजुबी चौराबी और एओलिंग, तीनों मनाया जाता है। जैक मोनरो सूचकांक हाल ही में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में देखा गया है? तो गरीबों पर मुद्रास्फीति के अनुपातहीन प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए समय के साथ सबसे कम लागत वाले प्रधान खाद्य पदार्थों की कीमतों के रिकॉर्ड, मुद्रास्फीति का वैश्विक डेटाबेस तैयार करने के लिए एक उपकरण। तो ये देखो, जैक मोनरो सूचकांक क्या है? ये गरीबों पर मुद्रास्फीति के अनुपातहीन प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए समय के साथ सबसे कम लागत वाले प्रधान खाद्य पदार्थ, प्रधान कौन से होते हैं? मतलब चावल और गेहूं की कीमतों का रिकॉर्ड, ये है जैक मोनरो सूचकांक। ठीक है। 86वां क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो भू टेक्सटाइल एक पारगम्य सामग्री है जिसका उपयोग नालियों को बंद होने से रोकने के लिए किया जाता है। भू टेक्सटाइल एक पारगम्य सामग्री, हाँ बिल्कुल ये सही है। भू टेक्सटाइल सामग्री का उपयोग मिट्टी को कटाव से बचने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। भू टेक्सटाइल यही है काम इनका। 1 और 2 दोनों है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में अनुसंधान फर्म YouGov की 2021 प्रौद्योगिकी रैंकिंग में से स्थान पर है? तो गूगल है या इंफोसिस है? तो देखियो गूगल ही आंसर आएगा इसका। निम्नलिखित प्रणाली कौन सा है? YouGov। निम्नलिखित प्रणाली पर विचार करिए। भारत के संविधान के जबरन मजदूरी
मजदूरी पर रोक लगाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही, जबरन मजदूरी पर रोक लगाने का प्रावधान है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जबरन श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन की पुष्टि की गई है, बिल्कुल की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत इसने इंटरनेट सामग्री पर भी विशेष रूप से डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म और ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी नियामक शक्तियों का विस्तार किया है। तो नहीं, ऐसा नहीं किया है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी प्रकोष्ठ है जो प्रोग्रामिंग और विज्ञापन कोड के किसी भी उल्लंघन के लिए चैनलों के पथ मार्ग का पता लगाता है, बिल्कुल सही, ये किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटी डंपिंग और काउंटर वैलिंग ड्यूटी दोनों ही एक प्रकार की कस्टम ड्यूटी होती है और या विश्व व्यापार संगठन द्वारा एंटी डंपिंग उपयोग को लागू करने के लिए एक अनुचित व्यवहार माना जाता है, इसकी अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसा तो नहीं होना चाहिए अनुमति, मगर ऐसा नहीं है। एंटी डंपिंग शुल्क उन वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन इसका हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। वैसे तो मुझे लगता है तीनों होने चाहिए। 90s का 90 का ऑप्शन हो जाता है आपका ए, सिर्फ ए, केवल एक। ये एंटी डंपिंग काउंटर वैलिंग ड्यूटी दोनों ही एक प्रकार की कस्टम ड्यूटी होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से है? वर्ष 2020 के लिए चीन सबसे बड़ा वाणिज्यिक भागीदारी है, तो बिल्कुल सही। चीन से कुल आयात संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से भारत के संयुक्त खरीद से अभी अधिक है, बिल्कुल सही, ये दोनों सही है। निम्नलिखित कौन से उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होने का प्रमुख कारण है? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में मेघाच्छादन अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होती है, बिल्कुल सही। इसका मैं ऑप्शन एक बार देख लेता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। 92 का आंसर आ जाता है ए, बिल्कुल सही, सिर्फ एक आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी की सतह के नज़दीक क्षैतिज हवाओं को प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन से करते हैं? ये करते हैं दाब, प्रवणता, प्रभाव, घर्षण बल, कोरियोलिस बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये तीनों ही चीज़ पृथ्वी की सतह को नज़दीक क्षैतिज हवाओं को प्रभावित करता है, तो तीनों चारों चीज़ करता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्य ताप की तीव्रता को प्रभावित करते हैं? तो कौन से करते हैं? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन ये करते हैं, सूर्य की किरणों का नतिकोण ये करते हैं, वायुमंडल की पारदर्शिता नहीं करते, सूर्य ताप की तीव्रता को प्रभावित ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन ये करते हैं, सूर्य की किरणों का नतिकोण ये करते हैं, वायुमंडल की पारदर्शिता नहीं करती है और स्थल विन्यास ये भी नहीं करती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से गैसों का वायुमंडल में उनकी प्रचुरता के घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले आ जाता है आर्गन, फिर आ जाता है घटते क्रम में देखो, फिर आ जाता है हीलियम, फिर आ जाता है हाइड्रोजन, फिर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 96, वायुमंडल के तापन और शीतलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु के क्षैतिज संचलन के कारण होने वाले ताप स्थानीय को अभिवहन खालिस्तान एडवेक्शन कहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कहते हैं, ये वायुमंडल तापन का शीतलन के संदर्भ में ये वायु के क्षैतिज संचलन के कारण होने वाले ताप स्थानांतरण का अभिवहन एडवेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जब भूमि के संपर्क में आने वाली धीरे धीरे गर्म होती है और निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल को ऊपरी परतों भी गर्म हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को चालन कंडक्शन कहते हैं, बिल्कुल सही, ये सही कहते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में विशेषता उत्तरी भाग में गर्मियों के दौरान चलने वाली स्थानीय पवन लू चालन का परिणाम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है।
वैसे ऐसा होना चाहिए मगर ऐसा नहीं है। कटिबंधीय प्रदेश में, कटिबंधीय प्रदेश है ना, उत्तरी भाग में गर्मी के दौरान चलने वाली स्थानीय पवन लू। वैसे उत्तरी भाग में नहीं है, ये दक्षिणी भाग में आ जाता है, थोड़ा सा उत्तर और दक्षिण दोनों भाग में आ जाता है वैसे तो, ठीक है ना। चलिए, जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार स्थापित किया गया है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 नहीं, इंदिरा गांधी बनाम भारतीय संघ नहीं, ADM जबलपुर बनाम एवं S शुक्ला नहीं, ये ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम है, ठीक है ना। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर, किसका? जीवन का अधिकार में आजीविका का अधिकार, ठीक है ना। वायुमंडल की विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कौन से हैं ये? 98 का ए है, ये समताप मंडल वायुमंडल के सबसे निचली परत है, ठीक है ना। 100 का भी ए है, सॉरी 98 का सी है, सॉरी 99 का ए है, 100 का ए है। तो इसमें समताप मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये तो सही है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, समताप मंडल, सममंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। सही है, सही है ना आंसर? बिल्कुल सही, आंसर सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों के सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत में एक शैक्षणिक संस्थानों को दी गई मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक जांच करती है कि क्या कोई संस्थान पाठ्यक्रम संकाय बुनियादी ढांचों के संदर्भ में मूल्यांकन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के कुछ मानकों को ऊपर करता है। हाँ, बस यही करता है। नाक का काम यही होता है कि संस्थान पाठ्यक्रम के निकाय बुनियादी ढांचों के संदर्भ में मूल्यांकन नकर्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अलविदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी और सेट के साथ, दूसरे सेट के साथ। जब तक के लिए थैंक, और सबको शेयर करें, सभी अब दोस्तों को बताएं कि यूपीएससी के सेट्स प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 पहले मैंने डाल चुका है।